हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, यहाँ पर आप लोग आज एक नया चैप्टर सदिश बीजगणित है ना, चैप्टर नंबर 10वां है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही खास चैप्टर है। इसी से रिलेटेड बिल्कुल लगा हुआ चैप्टर नंबर 11वां जो है, उसमें आपको त्रिविमीय ज्यामिति पढ़नी है। हालांकि यहाँ भी हमें त्रिविमीय ज्यामिति का ही पूरा ज्ञान सीखना है ना, पूरा यहाँ से जानकारी पूरी त्रिविमीय ज्यामिति की मिलेगी। और इसके आगे वाला जो चैप्टर होगा उसमें भी आपको बिल्कुल इनके ही सभी सूत्र और वो है ना, सभी रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो 2 चैप्टर तो बच्चों यहाँ से हो गए। इसके बाद की बात करें कि अगर आप इंटरमीडिएट यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ोगे तो आप कॉलेज में जाओगे या फिर इंजीनियरिंग करोगे, कुछ ऐसा करोगे तो अभी वहाँ पर भी आपको बहुत ही खास ज़रूरत पड़ने वाली होती है ना। फिजिक्स में भी आपने फिजिक्स में भी सदिश बीजगणित का यूज पढ़ा होगा है ना, तो कह सकते हैं बहुत ही खास चैप्टर है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बोर्ड एग्जाम के अहमियत के हिसाब से तो बच्चों 8 से 10 नंबर के प्रश्न तो इसी चैप्टर से अकेले आ जाएंगे। बहुत ही खास चैप्टर है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर देखो, सदिश बीजगणित आपने जो क्लास कह सकते हैं 10th में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना, 10th में या फिर 11th में भी पढ़ा होगा कि भैया सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। इन पर थोड़ी से छोटे से प्रश्न आ सकते हैं कि भैया सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या हो सकती हैं। बच्चों जैसा उसका नाम है बिल्कुल उसी के अनुसार समझो। अदिश दिशा ना हो, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा का कोई ज्ञान ना हो, केवल परिमाण हो। तो परिमाण अगर हो तो उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी सभी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, सदिश राशियां किसे कहते हैं? सदिश मतलब दिशा के सहित, उसमें दिशा भी होती है और साथ साथ में परिमाण भी होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अदिश राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए 2 चीजें की जरूरत पड़ती है। देखो, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियों को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो हमें 2 बातों की जरूरत है। कौन कौन सी? परिमाण बताने वाली जो संख्यात्मक मान उसका होता है ना, संख्या कह सकते हैं, परिमाण बताने वाली संख्या। और दूसरी बात कह सकते हैं कि उसका जो मात्रक होता है उसकी जरूरत होती है। तो यहां पर अदिश राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, इनके उदाहरण के तौर पर बता दें आपको। उदाहरण यहां पर अदिश राशियों के उदाहरण क्या है? देखो बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, चाल है, अदिश राशि है। चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान कह सकते हैं। और समय भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं। बहुत ढेर सारी मात्रक राशियां ऐसी हैं जो आपकी, जैसे क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल कह सकते हैं, ताप कह सकते हैं है ना। ये बहुत ढेर सारी ऐसी राशियां हैं जो आपकी अदिश राशियां होती हैं। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहें कि भैया किसी भी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है? 5। 5 क्या हो गई? 5 उसका परिमाण हो गया। 5 क्या हो गया? उसका परिमाण। और 5 मीटर, मीटर क्या हो गया? मीटर उसका मात्रक हो गया। मतलब सीधी बात है कि हमें परिमाण और उसके मात्रक दोनों की जरूरत है। अगर किसी भी वस्तु की लंबाई जो है ना, लंबाई अगर ऐसा लिखा है, वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो इसका मतलब 5 जो है वो हमारा परिमाण है। 5 क्या है? उसका परिमाण है। और जो मीटर लिखा है वो मीटर का मतलब क्या है? मीटर उसका मात्रक है। ठीक है, मीटर क्या है? उसका मात्रक है कि भैया लंबाई कितनी है, मतलब मीटर में है कि सेंटीमीटर में है ना, ये वाली बात है। तो वो मीटर में आपका जो मीटर लिखा है, इसका मतलब है कि वो उसका मात्रक है। और 5 क्या है? उसका परिमाण है। ठीक है। तो किसी भी अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें पूर्णतया व्यक्त करोगे तो 2 बातों की जरूरत है। एक तो उसका परिमाण और एक उसका मात्रक।
अच्छा भाई, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी बातों की जरूरत है? अच्छा भाई, सदिश का मतलब ध्यान से देखो, सदिश का मतलब क्या है? हमने जैसा कि उसकी परिभाषा बताई कि भैया सदिश का मतलब है कि दिशा भी होनी चाहिए और उसका परिमाण भी होना चाहिए। तो यहां पर इसको व्यक्त करने के लिए देखो 3 बातों की जरूरत पड़ेगी। एक तो परिमाण बताने वाली संख्या, दूसरा उसका मात्रक, और तीसरी बात है जरूरत पड़ गई हमें उसके दिशा की। दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों का ज्ञान होना जरूरी है, तब इसको हम सदिश राशियों को व्यक्त कर सकते हैं। इनके उदाहरण बता दें। देखो इनके उदाहरण में आप यहां लिख सकते हो, जैसे वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, बहुत ढेर सारे कह सकते हैं ना, आवेग है, और आघूर्ण लिख लो भाई, आघूर्ण भी कह सकते हो, चुंबकीय बल भी कह सकते हो, चुंबकीय बल, बहुत ढेर सारी ऐसी ये राशियां हैं जो सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इनको किसी भी राशि को आप देखो तो इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक, दिशा तीनों की ही जरूरत पड़ती है। जैसे वेग की बात करें, वेग को व्यक्त करना है तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपकी कार का जो वेग है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब ये पूर्णतया वेग जो है ना, पूर्णतया हमारा व्यक्त नहीं हुआ। अब ये पूर्णतया बात हम नहीं बता सकते हैं कि जो वेग लिखा ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये पूर्णतया हम सही नहीं बता रहे। मतलब बात क्या है? मतलब ये कि वो कुछ निश्चित समय बाद हमारी कार कहां पर होगी ये हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने दिशा तो बताई नहीं। 1 घंटे में ये हमने बता दिया कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटे में कार 50 किलोमीटर जा रही, तो किस दिशा में जा रही ये तो हमने बताया नहीं। अगर हमने दिशा नहीं बताई तो हम ये बता सकते हैं कि भैया 1 घंटे में वो पूरब की ओर 50 किलोमीटर चली गई या पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर चली गई, नहीं बता सकते ना। मतलब बात सीधी कि उसमें अगर हमें दिशा भी दी जाती, ये कहा जाता कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व की ओर जा रही है, तो हम निश्चित बात पता कर लेते कि पूर्व की ओर 50 किलोमीटर की दूरी जाके हमारी कार खड़ी मिल जाती वहां। बात ठीक है कि नहीं? हम उसकी स्थिति पता लगा सकते थे अगर दिशा भी हमारे पास होती तो बच्चों यहां पर इन सभी सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा हमें तीनों की जरूरत पड़ती है, जबकि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की ही आवश्यकता होती है। बात क्लियर हो गई बच्चों? तो सीधी सी बात है कि भैया वेग क्या है, ये सदिश राशियां क्या हैं, अदिश राशियां क्या हैं, ये अगर आपसे कोई पूछता है तो बता सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें बच्चों। सदिश राशियों को व्यक्त कैसे किया जाता है? सदिश राशियों को व्यक्त कैसे किया जाता है आप नोट करते रहें आराम से। पहले ये सारी परिभाषाएं नोट कर लो। छोटे छोटे प्रश्न कभी आ जाते हैं 1-1 नंबर वाले, है ना, तो उनको आपको इन्हीं से करना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सदिश राशियों को व्यक्त कैसे करना है बच्चों। आपको बता दें कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दिशा भी हो जाए, जिसमें परिमाण भी हो जाए। हमारी परिमाण और दिशा दोनों की ही तो जरूरत होती है ना। तो बिल्कुल एक सीधा सीधा तरीका होता है किसी भी सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए। एक सीधा तरीका यह है कि हमारे एक रेखा खींचते हैं। हम क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। उस रेखा पर कोई 2 बिंदु मान लेते हैं। ये मान लिया एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो बच्चों ए से लेकर बी तक ये ए बी एक रेखा खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखा खंड कहलाएगा। ये कह सकते हैं ये टोटल हमारा ये रेखा चला गया है ना, इधर भी है, इधर भी है। अनंत लंबाई की रेखा होती है जिसमें से एक हमने खंड काट लिया ए बी। ठीक है, और यदि हम ए बी खंड में इसकी दिशा भी दे दें, देखो इधर की ओर ए से बी की ओर हमने दिशा दे दी, ऐसा एरो लगाना है ना। अगर ये एरो इधर लगा दें तो ए बी ये आपका दृष्टि रेखा खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा खंड। मतलब इसकी दृष्टि हो गई कहां से कहां तक? ए से बी की ओर ये देखने लगा।
है ना। ए से बी की ओर इसकी दृष्टि हो गई, ए से बी की ओर देख रहा है, मतलब ये तीर हमारा ये बताता है कि उसकी दृष्टि ए से बी की ओर है। ठीक है, अब जो ए बी रेखाखंड है उसकी दृष्टि ए से बी की ओर हो गई, तो दृष्टि रेखा ए बी इसको कहा जाएगा। और इस दृष्टि रेखा ए बी का, इस दृष्टि रेखा ए बी को हम सदिश ए बी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? दृष्टि रेखा ए बी को सदिश ए बी। देखो बच्चों याद रखें कि कभी भी सदिश को व्यक्त करेंगे तो एक तीर का निशान ऊपर लगा देते हैं, है ना, और उसकी दृष्टि किधर से किधर है? ए से बी की ओर है, तो ए से बी की ओर निशान लगाना है। ये भी खास बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ए से बी की ओर ना निशान लगा के इधर लगा दिया तो बात नहीं बनेगी, बी से ए की ओर हो जाएगा ये, तो है ना। तो आपको क्या कहना है, अगर ए से बी की ओर दृष्टि है तो आपको ए से बी की ओर इधर की ओर ऐसा तीर लगाना है। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि इस रेखा ए बी की लंबाई, इस रेखा ए बी की लंबाई ए लिख दें, है ना, क्या लिख दें? ए, और इस पर वेक्टर का निशान लगा दें, तो बच्चों ये रेखा ए बी जो है वो हमारा सदिश ए इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। और यदि इसका परिमाण ज्ञात करना है, देखो परिमाण क्या होता है, परिमाण अगर ज्ञात करना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी सदिश, और यहां पर मॉड का निशान लगा देते हैं। ठीक है, मॉड का निशान लगा देते हैं, तो परिमाण ए बी ऊपर वेक्टर का निशान और मॉड लगा दें तो इसको हम क्या कहते हैं? ए बी का परिमाण कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? अच्छा, ये जरूरी नहीं है ए से डिनोट करो, बी से भी कर सकते हो। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, मतलब स्मॉल अक्षरों से सदिश को निरूपित किया जाता है। ठीक है, सदिश को कैसे निरूपित करते हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम निरूपित करते हैं। बात ठीक है। और ये इसका क्या कहलाता है? परिमाण कहें या इसको जो मापांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक भी इसी को कहते हैं। तो मापांक ए बी को इस तरीके से हम लिखेंगे, मॉड का निशान लगाएंगे। ठीक है, और ये हमने मान लिया कि सदिश ए है, तो ए के सदिश का मापांक इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, बात इतनी क्लियर है? तो मापांक का मतलब आपको समझ में आ गया। मापांक का मतलब माप, मापांक का मतलब माप, यही परिमाण होता है ना। याद रहे कि कभी भी लंबाई को ऋणात्मक तो मापते नहीं, लंबाई हमेशा, चूंकि लंबाई कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो इसलिए याद रहे कि किसी भी सदिश का जो परिमाण निकलेगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा और हमेशा धनात्मक ही लिखना है। ठीक है, किसी भी सदिश का परिमाण कैसा लिखना है? प्लस में ही लिखना है, माइनस में बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद बच्चों यहां पर देखो सदिशों के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार क्या पढ़ना है? सदिशों के प्रकार। देखो इसको भी रब कर लेते हैं भाई। सदिशों के प्रकार देखो, सबसे पहले बात करें हम आपसे कि भाई शून्य सदिश क्या होता है? सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। अच्छा बोलो भाई, यहां पर पहले तरीका से एक सदिश हम यहां लिखें, ये शून्य सदिश। क्या लिख दें? शून्य सदिश। अच्छा, शून्य सदिश का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया कि शून्य का मतलब जीरो, इसका परिमाण शून्य होता है। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, देखो ये हमारा जैसे प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। देखो ए से बी को इसको मिला दिया जाए तो रेखाखंड ए बी, ये हमारा दृष्ट रेखाखंड ए बी है ना कहलाएगा। और इसका सदिश को हम ऐसे लिखते हैं, ए बी का ऊपर वेक्टर का निशान लगाते हैं। इस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है, इस बिंदु को अंतिम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और ए बी का जो लंबाई है वो उसका परिमाण कहलाता है या मापांक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये शून्य सदिश का क्या मतलब है बच्चों? शून्य सदिश का मतलब ये है कि उसकी परिमाण बिल्कुल, इसका ये मापांक जो है ना वो जीरो हो, मतलब इसकी लंबाई ना हो। इसका मतलब ये बी बिंदु ए बिंदु पर ही हो, मतलब ये बी बिंदु अलग ना हो, बल्कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही एक ही बिंदु हो जाएं, तो ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहेंगे, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। भैया जो बी बिंदु है ना, इसको, इसकी लंबाई कम करो, कम 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 कम, बिल्कुल कम, इतनी करो कि बी बिंदु ए बिंदु पर ही आ जाए।
तो क्या कहोगे, उसकी परमाणु को क्या कहोगे, शून्य कहोगे। तो ए बिंदु और बी बिंदु दोनों ही एक ही बिंदु पर हों तो ऐसे, या ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं, तो फिर ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं। और इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो ए ए ए ए इस तरीके से लिखेंगे, और इसका जो परिमाण होता है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका परिमाण क्या होगा, 0 होगा। तो याद रहे, शून्य सदिश का मतलब है कि एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही होता है, इसका परिमाण शून्य होता है, ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। शून्य सदिश के बाद आगे बढ़े हैं, तो शून्य सदिश के बाद देखो यहां पर सह आदिम सदिश बहुत ही खास है, इस पर प्रश्न है हमारा। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। अच्छा भाई, सह आदिम सदिश क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं, ऐसे सदिशों को सह आदिम सदिश कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहें कि भैया ए बिंदु ये है, एक सदिश हमारा देखो ए बी हो गया, एक सदिश हमारा ए सी हो गया, एक सदिश हमारा ए डी हो गया। तो यहां पर देखो ये सदिश तो अलग अलग है लेकिन सबके प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, इसलिए सदिश ए बी, सदिश ए सी, सदिश ए डी सह आदिम सदिश है, सह आदिम सदिश हैं। बात क्लियर। ठीक है, सह आदिम सदिश का क्या मतलब है, ऐसे सदिश दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं, ऐसे सभी सदिशों को सह आदिम सदिश कहते हैं। बात क्लियर। चलिए भाई, सह आदिम सदिश भी समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे एक और आगे देखो, इसको हम कह सकते हैं समरेखीय, समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश क्या होता है बच्चों, समरेखीय सदिश या इसी को समांतर सदिश भी कहा जाता है, इसी को समांतर सदिश भी कहा जाता है, समांतर सदिश। अच्छा भाई, समरेखीय सदिश या समांतर सदिश क्या होता है बच्चों, बोलो। समरेखीय या समांतर सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक सदिश के समांतर ही दूसरा सदिश अगर होता है उसको समांतर या समरेखीय सदिश कहते हैं। जैसे एक सदिश हमारा ये है, एक सदिश हमारा ये है, एक सदिश हमारा ये है, ये सबके सब सदिश दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक सदिश ए बी हो गया, एक हमारा पी क्यू हो गया, एक हमारा सदिश ये एम एन मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये सबके सब सदिश हमारे समांतर सदिश कहलाते हैं या समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समांतर या समरेखीय सदिशों के लिए परिमाण एक होना आवश्यक नहीं है। इसका परिमाण देखो ये है, इसका ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, मतलब बड़ा छोटा हो। तो इस तरीके से इसकी दिशा देखो, दिशाएं दोनों की सबकी दिशाएं एक ही होनी चाहिए, दिशाएं सबकी एक होनी चाहिए और साथ साथ में सभी एक दूसरे के समांतर होने चाहिए और इनके परिमाण को एक होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये परिमाण अलग है, इस परिमाण को अलग कह सकते हैं, इसका परिमाण अलग है, तो परिमाण तीनों के अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि समान ना हो, समान हो सकते हैं। तो जैसे इस सदिश को कहें और इस सदिश को कहें, अगर दोनों के परिमाण समान हो जाए तो अभी हमारा समरेखी या समांतर सदिश हो सकता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर परिमाण अलग अलग हैं तो अभी हमारा समांतर या समरेखी सदिश हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद देखो एक चौथे प्रकार के सदिश की बात करें तो चौथे प्रकार का सदिश इसको कहें समान सदिश। समान सदिश क्या होता है बच्चों, समान सदिश की बात करें, अच्छा नाम भी हो गया समान, उसका परिमाण भी समान होना चाहिए। क्या क्या समान होना चाहिए, उसका परिमाण और दिशा दोनों ही समान होने चाहिए। परिमाण समान हो, दिशा समान हो, परिमाण तथा दिशा समान होना चाहिए। ठीक है, अगर परिमाण और दिशा समान है तो फिर ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा समान होती है और ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद समान सदिश के बाद बात करें बच्चों, विपरीत सदिश क्या होते हैं? विपरीत सदिश क्या होते हैं? नाम ही बता रहा है कि विपरीत का मतलब, विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। जिनकी दिशाएं कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। अगर हम ये कहें कि एक सदिश कोई ए बी है और इस सदिश ए बी का परिमाण ए है, ठीक है, और यहां से देखो अगर विपरीत सदिश कोई बी ए लिख दें तो बच्चों निश्चित रूप से यहां पर इसको हम माइनस ए लिखेंगे, है ना। ए बी सदिश ए से बी की ओर दिशा है, बी ए सदिश बी से ए की ओर दिशा है। अगर ए बी का परिमाण ए है और बी ए का परिमाण माइनस ए है तो बच्चों इसके नतीजे से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो बी ए होगा वो वास्तव में माइनस ये ए सदिश को क्या लिखेंगे? ए बी लिख दें। तो हमने ये यहां पर निश्चित कर लिया कि बी ए जो होगा वो माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा। अगर एक विपरीत सदिश की बात करें तो विपरीत ए बी सदिश है और उसको हम ए से लिख लें तो उसका विपरीत सदिश बी ए कहलाएगा, उसको हम माइनस ए से लिखेंगे, ठीक है। तो जो बी ए है वो बराबर में माइनस और ए का मतलब है ए बी। तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि जो बी ए है, कभी भी याद रखना बिल्कुल ए बी सदिश है और उसको अगर हमें माइनस में लिखना है तो आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी बराबर माइनस बी ए या बी ए बराबर माइनस ए बी, ठीक है। ए बी और बी ए दोनों ही विपरीत सदिश कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इसके बाद अगली बात करें, छठवां नंबर सदिश ले लें, कोई क्या कहते हैं इसको? समदिश सदिश के लिख लो आप। क्या लिख लें? समदिश सदिश। अच्छा भाई, समदिश सदिश क्या होता है? सदिश, समदिश, सम मतलब बराबर, दिश मानी दिशा। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं, परिमाण समान होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं, ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? समदिश सदिश कहते हैं। जिनकी दिशाएं एक ही होती हैं उनको हम समदिश सदिश कहते हैं। अच्छा, खास बात बच्चों और यहां पर देखो, इकाई सदिश किसको कहते हैं? अच्छा, ये भी बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है भैया। इकाई सदिश का मतलब एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण इकाई हो, इसका मापांक एक हो। अगर हम ये कहें कि सदिश कोई ए है और इसका मॉड निकालें तो मापांक निकालें तो मापांक एक निकला है, मतलब इसका परिमाण एक हो। तो अगर परिमाण एक हो, ऐसा एक सदिश जिसका परिमाण एक होता है, उसको हम इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश वाला कोई भी सदिश हो जिसका परिमाण एक हो, वो सदिश आपका इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहें, इंग्लिश में इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, है ना। एकक सदिश भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इकाई सदिश है। तो ये इतने टाइप के कुछ सदिश हैं, इनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। और मेरे ख्याल से इसी पर बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज पहली है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 पर हम आते हैं। देखो, इसको रब कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 पर पहुंचते हैं सीधा। देखो, छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं और आराम से इनको यहां पर पहले समझना है। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है। उदाहरण तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे उदाहरण में लिखा है, पहले जैसा उदाहरण है बिल्कुल वैसे ही आपके प्रश्न हैं। उदाहरण आप खुद से करना, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट से करके पूछ लेना भाई, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10.1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो, 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। ध्यान से देखो, ये आपको पता है कि भैया कोई भी देखो इस तरीके से ये हमारा तल जो होता है इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो दिशाओं का ज्ञान आपको है मेरे ख्याल से। इसको हम यहाँ पूर्व कहते हैं, इधर पूर्व के अपोजिट साइड में पश्चिम होता है, ये भी आपको पता है। ऊपर की ओर इसको उत्तर लिखा जाता है और नीचे की ओर इसको हम दक्षिण लिखते हैं। ये हमारा दिशाओं का
नक्शा होता है, ऐसे समझ सकते हो, है ना। ये राइट हैंड पर पूरब, इसके बाएं हाथ पर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण, हम इस तरीके से इसको निरूपित कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में हमारा ये कहता है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व, उत्तर ये रहा, 30 अंश पूर्व, पूर्व ये रहा, उत्तर से इधर की ओर 30 अंश की, ऐसा आपको यहां पर बनाना है। देखो ये 30 अंश हो गया, उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर, ये हमारा एक विस्थापन हमने कर लिया है, इसको हम OA नाम दे दें। ध्यान से समझना है, इस OA को 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखाना है। O से लेकर के A तक 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखाना है। इसका मतलब यहां पर देखो 40 किलोमीटर का तो मेरे ख्याल से आलेख हम खींच नहीं सकते, हमें क्या करना है, एक पैमाना मानना है। यहां पर ये मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर मान लो आप, भैया सेंटीमीटर में तो बना सकते हैं ना। ये हमारा 20 सेंटीमीटर, देखो यहां पर पैमाना लिखें, पैमाना लिख दें, 20 किलोमीटर बराबर में लिख दें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर ये मतलब 20 किलोमीटर हो गया, और 20 ये हो गया, तो 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर बराबर आप लिख सकते हो 40 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का ये OA रेखाखंड आपको बनाना है। OA कितना बनाना है, 2 सेंटीमीटर बनाना है। ठीक है, और कैसे बनाना है, उत्तर से पूर्व की ओर ये 30 अंश झुकाव पर बनाना है। वो मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से A बिंदु की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर रखनी है, जबकि 1 सेंटीमीटर विस्थापन कितना है, 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। आपको इस तरीके से ग्राफ बना के दिखा देना है। ग्राफ आपकी कुछ नहीं, कॉपी जो आपकी है ना, वो आंसर कॉपी, उसी पर आपको ये ग्राफ बना देना है, और ये पैमाना आपको जरूर लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, OA बराबर 40 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये हमें लिख देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आगे कुछ खास नहीं करना है। चलिए, इसके बाद देखो यहां पर छोटी छोटी सी बातें और पूछ दी गई हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करिए। भैया जो सदिश हैं उनको अलग लिख दो, अदिश को अलग लिख दो, तो कर सकते हैं। सदिश और अदिश राशियां हमने आपको बता दिया था कि बहुत ढेर सारी राशियां सदिश और अदिश बताई थी, उनमें देखो कुछ न कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, यहां पर आपको लिखना है। चलो यहां पर अलग अलग कर देते हैं, सदिश और ये अदिश। ठीक है, तो छांटो भाई, सदिश कौन सी है, अदिश कौन सी है। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है 10 किलोग्राम, ये तो अदिश हो गई, बिल्कुल बिल्कुल देखो ध्यान से, 10 किलोग्राम क्या हो गई, अदिश, है ना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान हमारी अदिश राशि है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद लिखा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, देखो दिशा भी दे दी गई है, परिमाण भी दे दिया गया है, सदिश हो गई। तो सदिश में आपको लिखना है ये कितना, ये हमारा दूसरा वाला जो ये नंबर लिखा है, इसको आपको लिखना है। ये पहला नंबर तो हमारा अदिश है, दूसरा नंबर पे लिखा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये हमारी सदिश है। ठीक है, ये सदिश राशि है। इसके बाद लिखा है 40 अंश, देखो 40 अंश, ये तीसरे नंबर पे जो 40 अंश लिखा है ये अदिश राशि है। 40 अंश ये क्या है, अदिश राशि है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में देखो लिखा है 40 वाट, ये भी हमारी अदिश राशि है। 40 वाट ये भी हमारी अदिश राशि है। कौन सा नंबर है, चौथा, है ना। अदिश राशि ये भी हमारी है 40, क्या लिखा है, 40 वाट। ठीक है, इसके बाद में 10 की पावर -19 कूलाम, ये भी हमारी अदिश राशि है। 10 की पावर -19 कूलाम, ये भी हमारी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर देखो लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो देखो ये हमारा सदिश में लिखना है,
ये हमारा सदिश है, छठवां पॉइंट है ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारी सदिश राशि है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से सदिश हैं, कौन से अदिश हैं, उनको सूचीबद्ध करना है। तो ये सदिश वाले देखो ये लिख दिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये विस्थापन है, विस्थापन हमें पता है सदिश राशि होती है। ये हमारा त्वरण है, त्वरण भी सदिश राशि होती है, ठीक है। अदिश राशियां देखो ये किलोग्राम लिखा है तो इसका मतलब ये द्रव्यमान का मात्रक है। ये देखो कोण का मात्रक, ये कोण लिखा है, ये 40 वाट है ना, वाट 40 वाट, वाट का मतलब कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं ये आपका ऊर्जा का मात्रक है ना, ऊर्जा भी अदिश राशि है। और कूलाम देखो 10 की पावर -19 कूलाम, ये भी हमारी अदिश राशि है। तो इस तरीके से ये देखो हमारे सदिश और अदिश में इसको हमने वर्गीकृत कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी ऐसा ही कहा गया है, निम्नलिखित को अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। यहां पर जो तीसरा प्रश्न है उसको भी हमें सदिश और अदिश राशियों में श्रेणीबद्ध करना है, ठीक है। यहां पर देखो लिख लेते हैं अदिश और फिर लिख लेते हैं सदिश। सदिश जो है वो अलग लिखना है, अदिश है वो अलग लिखना है, ठीक है। अलग अलग करके श्रेणी बना दो, वही सदिश की श्रेणी में सदिश को लिख दो और अदिश को अदिश की श्रेणी में लिख दो। पहला हमारा प्रश्न लिखा है सदिश समय कलांश। समय तो आपको पता है अदिश राशि है, तो यहां पर लिखो समय कलांश। समय कलांश क्या लिखना है, समय कलांश को अदिश में लिखना है, ठीक है। अच्छा भाई, समय कलांश के बाद देखो दूसरा नंबर आता है दूरी। दूरी भी अदिश है, दूरी भी हमारी कैसी राशि है, अदिश है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बल, बिल्कुल सही, बल को हम सदिश कहेंगे। बल क्या है बच्चों, यहां पर लिखें, बल को कहां पर लिख दें, सदिश में लिख दें, बल, ठीक है। ये हमारा सदिश है। और इसके बाद में वेग, वेग भी सदिश है, तो यहां वेग को भी हमें सदिश वाली श्रेणी में रखना है। और वेग के बाद कार्य, कार्य हमारी अदिश राशि है, तो यहां पर इसको कार्य को कहां, अदिश वाली श्रेणी में लिखना है, ठीक है। कार्य को अदिश वाली श्रेणी में लिखना है। तो समय कलांश अदिश है, दूरी भी अदिश है, कार्य भी अदिश है, जबकि सदिश क्या है, बल और वेग दोनों सदिश राशियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आकृति यहां पर बनी है 10.6, एक वर्ग में निम्नलिखित सदस्यों को पहचानिए। मतलब यहां पर पहचानना है कि कौन से सह-आदिम सदिश हैं, कौन से समान सदिश हैं, कौन से समरेखीय परंतु असमान सदिश हैं। ये हमें 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं भाई। ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं, देखो 4थे नंबर प्रश्न के लिए यहां पर आपको एक इस तरीके से वर्गाकार आकृति बनी दिखाई दे रही है। ये हमारी एक वर्गाकार आकृति यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये वर्गाकार आकृति में, चलो ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस वर्गाकार आकृति में कुछ इस तरीके से लिखा है, देखो इधर की ओर एरो लिखा है और ये यहां पर सदिश ए लिखा है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर सदिश बी लिखा है और एरो लगा है ये नीचे की ओर, ठीक है। और यहां पर सी लिखा है, सदिश सी, और इसमें एरो लिखा है इधर से इधर की ओर, ठीक है। और यहां पर लिखा है डी और इसमें एरो इधर से इधर की ओर लगा है, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। कौन कौन से प्रश्नों के आंसर देने हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें सबसे पहले बताना है सह आदिम सदिश बताना है, ठीक है। सह आदिम सदिश बच्चों हमने क्या बताया था, ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं सम आदिश सदिश कहलाते हैं। यहां से देखो इनमें छांटो भाई, इस पॉइंट पर आओ तो बच्चों एक सदिश हमारा ए है और इसी बिंदु से एक सदिश डी आ रहा है, तो एक ही इसका प्रारंभिक बिंदु ये एक ही है ना। तो ए और डी के प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, इसलिए सदिश ए व सदिश डी सह आदिम सदिश हैं, सह आदिम सदिश हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहां ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सदिशों के प्रारंभिक बिंदु
प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये हमारा सह आदम सदिश का प्रश्न हो गया। ठीक है, ए और डी दोनों सदिश, क्योंकि ए का भी प्रारंभिक बिंदु ये है और इस डी का भी प्रारंभिक बिंदु ए है ना, यही बिंदु है, तो ए और डी दोनों ही सह आदम सदिश हो गए। ठीक है, इसके बाद लिखा है समान सदिश बोलो। समान सदिश बोलो भाई, समान सदिश कौन से हैं इसमें देखो। समान सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनके परिमाण समान होते हैं और दिशा भी समान होती है। तो परिमाण समान, दिशा समान, बच्चों ध्यान से देखो, ये डी और ये बी दोनों की दिशाएं भी एक ही हैं, दोनों के परिमाण भी समान हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो समान सदिश में क्या लिखेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे बी सदिश व सदिश डी दोनों समान सदिश हैं, दोनों समान सदिश हैं। ठीक है, क्यों समान सदिश हैं यहां लिखना चाहो तो लिख दें, क्योंकि बी सदिश बी और सदिश डी के परिमाण तथा दिशाएं एक ही हैं, दिशाएं एक ही हैं, परिमाण भी एक ही दोनों के हैं और दिशाएं भी दोनों की एक ही हैं। इसीलिए इन बी और डी दोनों सदिशों को हम समान परिमाण के सदिश कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखा है संरेख परंतु असमान। देखो तीसरा नंबर देखो, संरेख परंतु असमान। संरेख तो हो मतलब एक रेखा में तो हो, लेकिन असमान हो। तो यहां पर आप देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, तो ये और ये बिल्कुल ठीक समान तो दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहां पर कहता है संरेख तो है, संरेख मतलब एक रेखा में तो है, लेकिन असमान का मतलब उनकी दिशाएं देखो, एक की दिशा ये है, एक की दिशा ये है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर सदिश ए और सी, यहां पर लिखो कौन क्या पूछा गया है, संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान क्या लिखोगे, संरेख परंतु असमान में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि सदिश ए व सदिश सी दोनों कैसे हैं, संरेख परंतु असमान सदिश हैं, है ना। सदिश ए व सी संरेख व असमान सदिश हैं। ये है बच्चों इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न का आंसर है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से देखो यहां पर अब एक प्रश्न और है पांचवा, देखो इसको भी ध्यान से समझो। तो पांचवें प्रश्न में लिखता है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। मतलब ये बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो ध्यान से देखो, इसको तो रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां है उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो यहां पर देखो पहले प्रश्न का आंसर पहले देना है। पहले प्रश्न में लिखा है सदिश ए व सदिश माइनस ए संरेख हैं। तो इस तरीके से देखो यहां पर प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है सदिश ए और सदिश माइनस ए संरेख है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही सदिश वास्तव में विपरीत सदिश कहलाएंगे। और ये दोनों सदिश विपरीत तो दिशा में तो विपरीत हैं, लेकिन ये संरेख हैं, मतलब एक इधर है एक इधर है ना, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हैं तो एक रेखा ही में कहे जाएंगे, समरेखी कहे जाएंगे। तो ये दोनों सदिश हमारे कैसे हैं, समरेखी हैं। तो बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, सत्य लिखा है। ठीक है, नंबर दूसरा देखो, दूसरे नंबर में लिखा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई, ये तो गलत लिखा है। दो देखो यहां पर लिख दें, दो संरेख सदिशों का दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव लिखा है। इसमें सदैव वाला काम खत्म है भाई, सदैव गलत लिखा हुआ है ना। सदैव समान होता है, सदैव समान होता है।
समान हो भी सकता है, लेकिन सदैव समान होना आवश्यक नहीं है। दो संरेख सदस्यों का परिमाण सदैव समान नहीं होता। सदैव मतलब समान हो भी सकता है, लेकिन सदैव समान नहीं होता है। ये बात आपकी गलत लिखी है। आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। यहां पर लिखो असत्य। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, असत्य लिखना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। देखो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, लिखता है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ये भी गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। यहां लिखा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अगर उनके परिमाण समान हो तो संरेख होना कोई जरूरी थोड़ी है कि संरेख होंगे ही होंगे। बिल्कुल गलत लिखा है, इसको भी आप लिखो असत्य है। ये भी हमारा क्या है? असत्य है। अच्छा भाई, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। देखो चौथे पॉइंट पे क्या लिखता है, लिखता है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। सब गलत लिखे हैं, सब गलत, एकदम गलत बात लिखी है। देखो यहां भी लिखना है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, है ना, असत्य है। आप यहां लिखो असत्य। ठीक है, ये भी असत्य है। तो इस तरीके से यहां पर चार में से केवल पहला तो सही है, बाकी सब गलत लिखे हैं, असत्य हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का योगफल कैसे करते हैं, दो सदिशों को आपस में जोड़ते कैसे हैं, दो या दो से अधिक सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इन सारी बातों को। और इसके बाद में सदिश का जो स्थिर सदिश होता है उसको ज्ञात करना है ना। ये ढेर सारे प्रश्नों का हल हम इससे अगले वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक सदिश का अदिश के साथ गुणनफल क्या होता है ना। और इसके बाद में सदिश का जो घटक होते हैं, सदिश के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब कुछ हम अगले वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि एक्सरसाइज हमारा जो अगले वाले क्लास का होगा वो 10.2 एक्सरसाइज आपको अगले क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, यहाँ समस्या होने का को मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल डेफिनेशन थी। तो वो आपकी परिभाषाएं जो थी वो हमने आपको सारी बताई हैं और उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप वो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।